अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया के सारे न्यूज़ चैनल्स बड़े बड़े मुबस्सरीन एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? लेकिन असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो खुद अमेरिका का क्या होगा। आज मैं आपको वो एनालिसिस बताने जा रहा हूं जो वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं बताता है, जो CNN नहीं दिखाएगा, BBC नहीं आप तक पहुंचाएगा, जो फॉक्स न्यूज इग्नोर करेगा। ये एनालिसिस अमेरिका की अपनी स्ट्रेटेजिक सुसाइड का, यानी अमेरिका की अपनी खुदकुशी का। ये कोई मॉरल आर्गुमेंट नहीं होगा, ये कोई ह्यूमैनिटेरियन अपील नहीं होगी, ये एक बैलेंस शीट है अंपायर का, अमेरिका जैसी अंपायर सल्तनत की बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट में दोस्तों अमेरिका घाटे में। नाज़रीन, पहले यह समझिए कि अमेरिका के लिए इजराइल क्या है। वेस्टर्न मीडिया कहती है इजराइल हमारा इत्तेहादी है, हमारा दोस्त है, हमारी डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी वैल्यूज शेयर करता है। यह सब बकवास है। अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस। पेंटागन की जुबान में कहा जाए तो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी इजराइल अमेरिका के लिए एक बेस है, एक फौजी छावनी है, इससे आगे कुछ नहीं। इजराइल अमेरिका का मिलिट्री प्लेटफॉर्म है, मिडिल ईस्ट में इंटेलिजेंस हब है, टेक्नोलॉजी एंकर है। वहां से अमेरिका पूरे रीजन पे पावर प्रोजेक्ट करता है, दिखाता है कि मैं ताकतवर हूं। ये दोस्ती नहीं है दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट है। और अब ये इन्वेस्टमेंट उल्टी पड़ने जा रही है। जी हां, क्या होता है कि अगर ईरान के साथ एक फुल स्केल कन्फ्रंट्रेशन होती है, यानी फुल स्केल वॉर होती है, तो ईरान का डॉक्ट्राइन क्या है, ईरान का अपना की आइडियोलॉजी क्या है, नजरिया क्या है, सुनिए। वो है यूनिटी ऑफ एरेनस, वहदतुल सहत। ये समझिए, आज से पहले शायद कभी किसी ने वहदतुल सहत पे बात नहीं की होगी। ये है क्या दोस्तों? ये ना एक है, इसे कहते हैं, ये कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी है जिसमें मल्टीपल फ्रंट से साइमल्टेनियसली, यानी मुख्तलिफ मकामात से एक ही साथ प्रेशर लगाया जाएगा। कहां से? सुनिए, गजा से, लबनान से, शाम से, इराक से, यमन से, सब जगह एक साथ। ये थ्योरी नहीं है, ये 2021 में सैफ अल कुद्दूस ऑपरेशन में टेस्ट हो चुकी है। 2023 और 2024 में भी इसको मैच्योर कर लिया गया था। अगर ईरान पे हमला हुआ तो इजराइल के एयरपोर्ट्स उनको टारगेट किया जाएगा, पोर्ट्स डिग्रेड होंगी। तेल अवीव और हाइफा जो इकोनॉमिक और टेक हब हैं, उन पे बड़ा कॉन्शियस प्रेशर डाला जाएगा। और फिर क्या होगा दोस्तों? अमेरिका इजराइल को पावर प्रोजेक्ट करने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। अमेरिका को इजराइल में पावर डाइवर्ट नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए। आप समझ रहे हैं? आप देखिए होगा क्या, जिस प्लेटफॉर्म से अमेरिका मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता है, वो प्लेटफॉर्म खुद एक लायबिलिटी बन जाएगा, एक बोझ बन जाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? इजराइल। अब दोस्तों यहां पे होता क्या है कि स्पीड वर्सेस पेशेंस, अमेरिका की स्पीड और ईरान का सब्र। और अब यहां पर एक चीज समझिए, अमेरिकन मिलिट्री कैसे बनी है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यूएस मिलिट्री डॉक्ट्राइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, अमेरिकन मिलिट्री के अंदर जो सबसे 3 अहम चीजें, वो है स्पीड, पूरी स्पीड के साथ, पूरी ताकत के साथ, मतलब पूरी रफ्तार के साथ। फिर है प्रिसीशन, यानी हमने आए बाएं गोलियां नहीं चलानी, जिधर वार करना है सिर्फ उसी टारगेट को निशाना बनाना है। और तीसरी है ओवरवेलमिंग फोर्स, यानी इतनी ताकत, जितनी ताकत है कि पूरी की पूरी ताकत लगा दो। स्पीड, प्रिसीशन, ओवरवेलमिंग फोर्स। शॉक एंड ऑ, याद है आपको इराक 2003? यानी एक तो झटका दो, और इतना बड़ा झटका होना चाहिए कि दुश्मन को समझ ही ना आए। जल्दी आओ, बहुत जोर से मारो और जीत जाओ और घर जाओ। ये अमेरिकन डॉक्ट्राइन है। अब ईरान का डॉक्ट्राइन जरा देखिए। ईरान के डॉक्ट्राइन में आता है सबसे पहले सब्र, सब्र करो आराम से, इजी होके। फिर आती है डेप्थ, बड़ी गहराई आती है। फिर आता है डिस्पर्शन, यानी चीजों को फैला दो, दुश्मन को पता ही ना चले कि उसका दुश्मन यानी ईरान किसी एक जगह पर है, वो जगह जगह फैला हो, शाम में हो, वो इराक में हो, वो लीबिया में हो, वो कहां ना। फिर है इंड्योरेंस, फिर है बर्दाश्त, यानी आपको कोई मुक्के मार रहा है और आप गिर ही नहीं रहे, आप में इंड्योरेंस है। ईरान स्पीड से नहीं लड़ता, ईरान टाइम से लड़ता है। ईरान वक्त के साथ वक्त को हथियार बनाता है, अमेरिका स्पीड को हथियार बनाता है।
जून 2025 आप याद कीजिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया था, एक्सटेंसिवली डैमेज भी किया था। लेकिन कुछ महीने बाद फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने क्या कहा था? वी हैव रिकंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग दैट वाज डैमेज्ड। यानी आप देखिए कि उन्होंने कहा कि सब कुछ बना लिया हमने, जितना कुछ डैमेज किया था दोबारा बना लिया हमने। अब ये सच है नहीं है ये अलग बात है, लेकिन मैसेज क्या था? मैसेज ये है कि तुम मारोगे, हम एब्जॉर्ब करेंगे, दोबारा बनाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी समझिए, ईरान चाहता है कि अमेरिका इंगेज हो जाए, फिर डिसएंगेज ना कर सके। अब ये जरा बड़ी खूबसूरत ये एक फिलॉसफी जो ईरान की आपको समझाने जा रहा हूं, वो इंगेज हो, फंस जाए, उसको लगे कि मैं ईरान पे काबू पा लूंगा, आए और फंस जाए, डिसएंगेज ना हो सके। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला किया और फिर पीछे हटा तो रेपुटेशन कोलैप्स होगा, सुपर पावर ने मारा और भाग गया। और अगर अमेरिका रुका तो उसके रिसोर्सेज एग्जॉस्ट होंगे, उसके वसाइल की बर्बादी होगी एक ऐसी चीज पर जिससे उसे मिलेगा कुछ नहीं। हर एस्केलेशन कमिटमेंट डीपन करती है, यानी जब भी आप किसी चीज को एस्केलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उसमें फिर आपको कमिटमेंट भी उतनी रखनी पड़ती है। हर डिप्लॉयमेंट रेडीनेस डिग्रेड करती है, यानी इसका मतलब यह है कि जब जब आप अपनी फौजों को कहीं तैनात करोगे तो जो आपकी तैयारी है उसमें कमी आएगी। हर महीना आपकी फोर्सेस, आपकी ताकत कंज्यूम होती है जो कहीं और चाहिए थी। अब होता क्या है, अभी अमेरिका के, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी अमेरिका के 50,000 फौजी दस्ते वो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो साउथ चाइना सी में था, जहां अमेरिका का असल स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है, वो इलाका छोड़ के पर्शियन गल्फ, खलीज फारस की तरफ जा रहा है। अब ये जरा समझिए, ईरान चाहता है कि अमेरिका एंट्रोपी से हारे। एंट्रोपी का मतलब है धीरे धीरे, स्लोली, कंटिन्यूसली, कैपेसिटी का इरोजन। ईरान अमेरिका को बराह रास्त जंग में नहीं हरा सकता, उतना उसके पास असलहा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका के वसाइल को खत्म करके उसको हरा सकता है। इसे कहते हैं ओवर यूज से इरोजन की तरफ जाना। एम्पायर्स ऐसे ही खून बहाती हैं अपना, जो बड़ी बड़ी एम्पायर्स, ब्रिटिश एम्पायर थी, इसका खून ऐसे ही बढ़ा था, आहिस्ता आहिस्ता बूंद बूंद करके इनका खून रिश्ता है और ये खत्म हो जाती है। दोस्तों अब आते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, वो है पैसा। अब पैसों की बात करते हैं कि जंग फाइनेंस कैसे होगी, इसके पैसे कहां से आएंगे। सबसे पहले शेयर्ड सैक्रिफाइस, मतलब अमेरिकन आवाम मिलकर कुर्बानी देगी। ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह जंग फाइनेंस होगी डेट से, कर्जे से, मनी प्रिंटिंग से। अमेरिका पैसा छापेगा, डॉलर छाप छाप के, और उसका नतीजा क्या निकलेगा दोस्तों? इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस इन्फ्लेशन। आप याद रखें, जो मुल्क करेंसी छापता है उसमें सबसे पहला काम क्या होता है? उसमें अफरात ज़र बढ़ता है। फिर एनर्जी कॉस्ट, जो तवानाई की कीमत है उसमें इजाफा होगा। अगली बात कैपिटल डाइवर्जन, मतलब जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना था, तरक्याती कामों पे लगना था, इनोवेशन पे लगना था, नई इजादात पे लगना था, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे लगना था, मकामी इक्तिसादी इकोनॉमी पे लगना था, वो सब जंग में जाएगा। और इसका रिटर्न क्या है? वापस क्या मिलेगा? जीरो स्ट्रेटेजिक रिटर्न है। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है दोस्तों, बहरे हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चोक पॉइंट है। 21 मील चौड़ा है, दुनिया का 20% ऑयल वहां से गुजरता है रोजाना। ईरान ने ओपनली कहा है कि अगर जंग हुई तो हम ये स्ट्रेट, ये जो बहरे हुर्मुज़ है, इसको बंद कर सकते हैं, माइनिंग कर सकते हैं, शिप्स रोक सकते हैं। और सिर्फ स्ट्रेट नहीं, ईरान गल्फ स्टेट्स की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भी टारगेट कर सकता है, पाइपलाइंस, टर्मिनल्स, रिफाइनरीज, यानी जो तेल के कुएं बड़े बड़े मिडिल ईस्ट में बड़े बड़े ममालिक के पास है, उन तक को टारगेट कर सकता है। तो होगा क्या दोस्तों? सऊदी अरब, कुवैत, सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल मार्केट्स में जल्जले आ जाएंगे। और किस पे सबसे ज्यादा असर होगा दोस्तों? सोचिए, सारा सोचिए, किस पे होगा? अमेरिका पे? नहीं, यूरोप पे, एशिया पे, अमेरिकन इत्तेहादियों पे। दोस्तों एम्पायर्स का एक बड़ा पैटर्न होता है, ऐसी बड़ी बड़ी एम्पायर्स का, वो अपना पेरिफेरी बचाने के लिए अपना कोर हॉलो कर देते हैं। समझ रहे आप? मैं बताता हूं, उसके समझाता हूं। अपना इमेज बचाने के लिए, क्योंकि सुपर पावर है ना, मोहल्ले का चौधरी है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको अपने पास 2 गार्ड रखने हैं बंदूक वाले, चाहे घर में वो दाल खाता हो, क्योंकि दुनिया उसको चौधरी के तौर पे देखती है। अब अमेरिका को दुनिया सुपर पावर के तौर पे देखती है, ये उसका पेरिफेरी है।
उसको बचाने के लिए वो अपना कोर का मतलब है अपना अंदर खोखला कर देगा। आवाम भूखी मर रही होगी, बाहर जंगे कर रहा होगा, बाहर की टेरिटरी संभालने के लिए अंदर से खाली हो जाएगा। हिस्ट्री ऐसे एम्पायर्स को कभी माफ नहीं करती है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अमेरिका ईरान कन्फ्रंटेशन होती है तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? ईरान को नहीं, चाइना को होगा। दोस्तों ये समझिए, अमेरिका का असल कंपटीशन ईरान से नहीं है, अमेरिका का असल कंपटीशन चाइना से है। 21वीं सदी की डिफाइनिंग राइवलरी यूएस वर्सेस चाइना है। इंडो पैसिफिक, ताइवान, साउथ चाइना सी, टेक्नोलॉजी, एआई, सेमीकंडक्टर्स, ये है अमेरिका का फ्यूचर। मिडिल ईस्ट वो माजी है, मशरिक वस्ता माजी है, लेकिन अगर अमेरिका ईरान में फंस गया तो क्या होगा? दोस्तों यहां पर वॉशिंगटन्स डीपर इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट इज फेवरेबल टू बीजिंग। ये कौन कह रहा है? चाइनीज स्कॉलर है, उनका नाम है रेनिम, और रेनिम यूनिवर्सिटी में डेफिनेटली वो पढ़ाते हैं। उनका ये कहना है वॉशिंगटन्स डीपर इन्वॉल्वमेंट इन द मिडिल ईस्ट इज फेवरेबल टू बीजिंग, इट रिड्यूसेस वॉशिंगटन्स एबिलिटी टू प्लेस फोकस्ड अटेंशन एंड प्रेशर ऑन चाइना। ये चाइनीज स्कॉलर बोल रहा है, ओपनली बोल रहा है। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि वॉशिंगटन जितना भी डीपर जाके इन्वॉल्व होगा ना मशरिक वस्ता में, हमें फायदा है। इससे जो वॉशिंगटन का फोकस है वो चाइना से हट जाएगा। दोस्तों अब जरा नंबर्स को देखिए, मैं नंबर्स आपके सामने रखता हूं, मैं हमेशा नंबर से बात करूंगा। अमेरिका के पास ग्लोबली पूरी दुनिया में एट एनी गिवन टाइम सिर्फ 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स एक्टिव रहते हैं। यानी जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, वो खाली एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होता, उसके साथ उसके ऊपर कम से कम 20 से 22 F-35 फाइटर जेट्स होते हैं। उसके साथ जो एस्कॉर्ट करती हैं उसको, जिसको फ्लीट बोलते हैं उसका, उसमें आबदोजें होती हैं, न्यूक्लियर आबदोजें होती हैं, उसमें आपके डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, उसमें बाकी बोट्स होती हैं, उससे कहते हैं फ्लीट। तो अमेरिका के पास 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं एक्टिव। अगर 2 पर्शियन गल्फ में डिप्लॉय हो जाते हैं, खलीज फारस में अगर 2 पहुंच जाते हैं, तो पूरे पैसिफिक के लिए एक बचा, ताइवान के लिए एक, फिलीपींस के लिए एक, जापान के लिए एक, और सब के लिए, बाकी पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक। हर मिसाइल जो गल्फ में फायर होगा वो ईस्ट एशिया में अवेलेबल नहीं होगा। हर कैरियर जो ईरान के पास आके रुक गया है अमेरिका का, वो पैसिफिक में नहीं मिलेगा आपको, वो पैसिफिक से निकल गया हुआ है। दोस्तों ये जीरो सम गेम है, और चाइना डिविडेंड कलेक्ट कर रहा है बिना एक गोली चलाए। चाइना फायदा हासिल करेगा इससे बिना एक गोली फायर किए। अब दोस्तों एक और एंगल है जो किसी ने शायद नहीं सोचा होगा। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो रिटेलिएशन, बदला सिर्फ ईरान से नहीं आएगा। यह बहुत समझने वाली बात है। समझिए, दुनिया में एक टर्म है, उसे कहते हैं डिफ्यूज्ड रेजिस्टेंस। इसको समझिएगा, मतलब इसका यह है कि ऑर्गेनाइज्ड स्टेट एक्टर्स नहीं, बल्कि स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, डिसेंट्रलाइज्ड सेल्स डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे। यानी वो तमाम लोग जो कि सिर्फ फौज का हिस्सा नहीं है, वो लोग जो ईरान से एक तरह की निस्बत रखते, उनका नजरियाती हमआहंगी है ईरान से, या ईरान के मजहब से, या ईरान की कौस से, जो कि कुर्रे अर्ज पे मुख्तलिफ जगहों पे फैले हुए हैं। ये लोग कोऑर्डिनेशन, इनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, इनको राब्ते की जरूरत नहीं है, इनके बीच में कमांड स्ट्रक्चर होने की भी जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ सिग्नल चाहते हैं, और अमेरिका का ईरान पर हमला वो सिग्नल होगा। अमेरिकन एम्बेसीज टारगेट होंगी, अमेरिकन कॉर्पोरेशंस, अमेरिकन लॉजिस्टिक नोड्स, अमेरिकन सिंबॉलिक टारगेट्स होंगे। दोस्तों सब जगह लो इंटेंसिटी प्रेसिस्टेंट प्रेशर रहेगा। ये स्केल की बात नहीं है दोस्तों, ये डिफ्यूजन की बात है। आप एक स्टेट को तो रोक सकते हो, एक रियासत पे तो हमला कर सकते हो, लेकिन आप एक माहौल को कैसे रोकोगे? तो ईरान पे हमला करने के बाद सिर्फ ईरान जो है वो डिफेंसिव पोजीशन में नहीं जाएगा, आप भी आओगे। क्यों? क्योंकि आपके खिलाफ पूरी दुनिया में माहौल बन जाएगा। ये एम्पायर का नाइटमेयर होता है, ये किसी भी एम्पायर के लिए सबसे डरावना ख्वाब होता है। एक दुनिया जहां अमेरिकन प्रेजेंस खुद ट्रिगर बन गई है, यानी अमेरिका की मौजूदगी अपने आप में खतरा होगी उन लोगों के लिए जो अमेरिका के खिलाफ हैं और अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे। अगली चीज जो आती है दोस्तों, वो आएगी क्रेडिबिलिटी का कोलैप्स। एम्परर, बादशाह नंगा हो जाएगा। दोस्तों पावर असल में क्या है? वेपन्स, हथियार नहीं, पैसा नहीं। पावर है बिलीफ, यकीन, दूसरों का यकीन कि आप ताकतवर हो। अगर वो यकीन खत्म तो पावर भी खत्म। जून 2025 याद कीजिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को मारा था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया था।
रिजॉल्व दिखाया, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला इसका? 6 महीने बाद ईरान के 31 सूबों में एहतजाज हुआ, अभी हुआ। रेजिम गिरा? नहीं गिरा। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हुआ? बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। अरागची खुद बोल रहे हैं रिकंस्ट्रक्टेड एवरीथिंग, हमने सब कुछ दोबारा बना लिया है। तो डिटरेंस ने काम किया? बिल्कुल नहीं किया। ईरान और ज्यादा बिखर गया है, डिफाइंट हो गया। तो जून 2025 ने क्या दिखाया? रिजॉल्व नहीं, लिमिटेशंस दिखाई। ये समझिए कि अमेरिकन ताकत का मुजाहरा नहीं हुआ था जून 2025 में, अमेरिका की हुदूद का मुजाहरा हुआ था कि अमेरिका की हदें क्या हैं। अगर दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी क्रिटिकल चोक पॉइंट्स पर डिसाइसिव कंट्रोल नहीं रख सकती, अगर काइनेटिक सुपीरियरिटी को, अगर काइनेटिक बर्तरी को वो सियासी नताइज में नहीं बदल सकती है, तो फिर मिथ डिसॉल्व हो जाता है। एम्परर रिवील, यानी बादशाह नंगा हो जाता है। कमजोर नहीं, ओवर एक्सटेंडेड है। अमेरिका ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर अपनी ताकत का आप जगह जगह इस्तेमाल कर लें तो होता क्या है? आप कमजोर पड़ जाते हैं। इसे कहते हैं ओवर एक्सटेंशन। वो सिर्फ वक्त की बात है दोस्तों। अगला सेक्शन, हिस्ट्री क्या सुनाती है हमें। नाज़रीन, अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि रोमन एम्पायर बहुत बड़ा नाम है, कैसे गिरी? बारबेरियंस ने, तातारियों ने आके तबाह कर दिया था उसको? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। रोम पहले से खोखला हो चुका था, ओवर एक्सटेंशन से, बार बार जंगों से, अपने वसाइल के बार बार इस्तेमाल से खत्म हो चुका था। बारबेरियंस यानी तातारियों ने सिर्फ आखिरी धक्का दिया था। ब्रिटिश एम्पायर, सल्तनत बरतानिया, ताज बरतानिया कैसे गिरा? वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था क्या? नहीं, टेक्निकली उसकी जीत हुई थी, याद करें अगर आप, लेकिन जीतने में इतना खर्चा हो गया था उस एम्पायर का कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रही थी जगह जगह हुकूमत करना। इंडिया 1947 में आजाद हुआ, पाकिस्तान उसके साथ आजाद हुआ। बरतानिया के जीतने के 2 साल बाद फिर आते हैं सोवियत यूनियन पर। सोवियत यूनियन कैसे गिरी? अमेरिका ने मिसाइल मारा था? नहीं, अफगानिस्तान में 10 साल फंसा रहा था, रिसोर्सेज ड्रेन हो गए थे, इकोनॉमी खोखली हो गई थी, और 1991 में वो इम्प्लोड कर गया, अंदर से फट गया। अब जरा पैटर्न समझिए, एम्पायर्स हार के नहीं गिरती, सल्तनतें, एम्पायर्स ओवर एक्सटेंशन से गिरती जब वो अपने आप को स्ट्रक्चर कर लेती हैं, फैला लेती हैं हर जगह। एम्पायर्स उन जगहों से गिरती हैं जो उन्हें अपने दुश्मन से ज्यादा कंज्यूम करती है। अमेरिका 2026 में एग्जैक्टली उसी जगह पर खड़ा हुआ है। अब जरा फाइनल बैलेंस शीट देखते हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो उसके नुकसान, पहला, फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस क्या है? इजराइल न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी, एसेट से इजराइल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, पावर प्रोजेक्शन खत्म हो जाएगी। नंबर 2, मिलिट्री रेडीनेस, एग्जॉस्टेड, एंडलेस एस्केलेशन, नो एग्जिट स्ट्रेटजी, फोर्सेस कंज्यूम होकर रह जाएंगी। नंबर 3, इकोनॉमी खोखली, डेट, कर्जा के पहाड़, कर्ज के पहाड़ फट जाएगा, इन्फ्लेशन, अफरात ज़र, डोमेस्टिक डिके होगा। चाइना कंपटीशन वो बढ़ जाएगा, चाइना को मौका मिलेगा, चाइना घुस जाएगा। पैसिफिक का ओशन जो है वो पूरे का पूरा वो इलाका वो अबैंडन हो जाएगा, उसको अमेरिका खाली कर चुका होगा। बीजिंग इसमें से अपने मफादात हासिल करेगा, हो सकता है ताइवान पे हमला करके अपने आप को और मजबूत कर ले। फिर ग्लोबल स्टैंडिंग कोलैप्स्ड, एलाइज जो हैं वो शक में पड़ जाएंगे, अभी भी पड़े हुए हैं। पार्टनर्स डाइवर्सिफाई करेंगे और वो देखेंगे अब इसमें क्या ताकत है, क्या अमेरिका हमारा लीडर रह भी सकता है या नहीं रह सकता है। अलायंस सोचेंगे, इत्तेहादी सोचेंगे। डिफ्यूज रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड, यानी पूरे जहान में जहां जहां अमेरिका से नफरत करने वाले लोग हैं वो ट्रिगर होंगे, वो इफेक्टिव हो जाएंगे। चलता फिरता अमेरिकी हर अमेरिकन फ्लैग, हर अमेरिकन एम्बेसी उनका टारगेट बन सकता है। तो क्या हासिल करेगा इससे अमेरिका? कुछ नहीं, जीरो स्ट्रेटेजिक गेन। दोस्तों ये है वो बैलेंस शीट। ये दोबारा मैं कहता हूं, ये कोई मॉरल आर्गुमेंट नहीं हो रहा है, ये अकाउंटिंग है, और इस अकाउंटिंग के अंदर अमेरिका बैंकरप्ट है दोस्तों। इस एनालिसिस का नाम है द फ्यूनरल ऑफ हेजेमनी। हेजेमनी की मौत, ताकत की मौत, बदमाशी की मौत। और इस पे जो एनालिसिस दिया था वो इब्राहिम मजीद का लिखा हुआ एनालिसिस है, जिसको मैंने वीडियो की सूरत में आप तक पहुंचाया है। वो क्या लिखते हैं? द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अमेरिकन पावर इज नॉट ईरान्स मिसाइल्स प्रोग्राम, इट इज द अमेरिकन डिसीजन टू अटैक इट। यानी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान के मिसाइल नहीं है, वो ईरान का ये फैसला है, वो अमेरिका का ये फैसला है कि वो ईरान पर हमला करेगा। दोस्तों डिसीजन चॉइस। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका की अपनी चॉइस है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए दोस्तों। मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह ने के बाद।